हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट में। आज के इस प्यारे प्यारे से वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है, और आई होप कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर ना इस तरीके से कंप्लीट होने वाला है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में तुम उसके लिए कैपेबल हो गए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द चैप्टर स्टार्टेड। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से तो एक छोटा सा फ्लेम दिख रहा है। आखिर क्या है ये पता है? इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन। और जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो ये क्या करता है ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ये क्या है बताओ जरा? ये है कोल। ठीक है, और जब ये बर्न होते हैं तब ये क्या देता है वो भी मैं बताऊंगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पता ही ये क्या देता है? ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। इन द सिमिलर वे जब कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कोल में क्या होता है? कोल में होता है कार्बन। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है पता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट देता है। तो इन दोनों इक्वेशन में तुम्हें दो ऐसी चीज़ें होंगी जो बड़े ही कॉमन दिख रही होगी। पहला हो गया हीट और दूसरा हो गया लाइट। फिर देखो नीचे हीट और लाइट, समझ में आ गई? तो आखिर ये हीट एंड लाइट के अगल बगल ही ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हमारा घूमता रहेगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल इन होम ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड टू रन ऑटोमोबाइल्स। तो डेफिनेटली जब हम अपने मोटरसाइकिल को चलाते हैं, हम अपने घर को चलाते हैं, तो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं हमें उसको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की। तो आखिर ये फ्यूल है क्या और कितने प्रकार के फ्यूल होते हैं, इसी सारी चीज़ों को हम इस पूरे के पूरे वीडियो में देखेंगे। जैसे कि ये क्या है? ये है चारकोल, ये CNG, कोल, डीजल, पेट्रोल, वुड एंड काउ डंग केक। तो इन सभी का यूज़ ना हम करते हैं किस लिए? एज अ फ्यूल। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं और ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो बिना फ्लेम के भी जलते हैं। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अब कंबशन क्या होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को ना मैं एज अ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाया हूँ ताकि ना तुम लोगों के दिमाग में ना चीज़ें बहुत ईजिली फिट कर जाए। ठीक, तो कंबशन आखिर होता क्या है? तो कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन में बर्न करता है और उसके बाद वो हीट को रिलीज करता है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिससे कंबशन हो सकता है, यानी कंबशन होने के लिए वो आइडियल कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं? सबसे पहला कि कंबशन के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फ्यूल होगा ही नहीं तो आग पकड़ेगी कैसे? फायर लगेगा कैसे? और जब फायर लगेगा ही नहीं तो कंबशन होगा कैसे? ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम पेट्रोल बोल सकते हैं, डीजल बोल सकते हैं, ये सारे एज अ फ्यूल हमारे काम करते हैं। सेकेंड थिंग जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है, वो है ऑक्सीजन। यहाँ मैंने एयर लिख रखा है, इसका मतलब तुम समझ लेना ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कभी कंबशन होगा ही नहीं। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड बच्चों, बिना ऑक्सीजन का कभी भी कंबशन नहीं हो सकता। अब अगर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि स्पेस में तो एयर है ही नहीं, स्पेस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आखिर हमारा जो सन है वो किस तरीके से बर्न कर रहा है? आखिर वो बुझता क्यों नहीं है? क्यों जल रहा है वो बिना ऑक्सीजन का? तो लेट मी टेल यू, हमारा जो सन होता है ना, वो सन कभी बर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक अलग ही प्रोसेस चल रहा होता है और उसका लिंक जो है वो मैं नीचे दे रहा हूँ, एक शॉर्ट्स है, उसको जाके जरूर चेकआउट कर लेना। देखो, इसका हम एक्सपेरिमेंट अगर मैं बोलूँ कि कंबशन को एयर की ज़रूरत पड़ती है, ये हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले कैंडल लेना है, ठीक है, उसको जलाना है। तो जब हम एक नॉर्मल कैंडल को जला रहे होते हैं तो वो ईजिली जलता है। क्यों? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट से इनफ ऑक्सीजन मिलती जाती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है एक्स्ट्रा, तो हर एक तरह से वो इजीली बर्न करता है। लेकिन अगर हम उसी कैंडल को क्या करेंगे, एक कप के अंदर रख दें या फिर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर रख दें तो कुछ समय तक तो वो जलेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा? बुझ जाएगा, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब हम उस कैंडल को उस जार के अंदर रखेंगे तो जितना देर तक वो ऑक्सीजन, वो कैंडल जल रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि उस जार के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन को उस कैंडल ने क्या किया? कंज्यूम कर लिया।
अपने आप को जलाने में। लेकिन जब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अब कोई भी ऑक्सीजन उसके अंदर बचा ही नहीं, तो अब क्या वहाँ पे भर गया, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो कभी भी कंबसन में हेल्प नहीं करता, बल्कि वो कंबसन का एक क्या होता है, एनिमी होता है। वो उसको जलने से रोक देगा, इसीलिए वो कैंडल बुझ जाता है। थर्ड थिंग जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है हीट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द सब्सटेंस मस्ट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर टू कैच फायर, यानी आग लगने के लिए किसी भी सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है ये मैं भी आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। बस इतना जान लो कि कंबसन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। दैट वन इज़ फ्यूल, सेकेंड वन इज़ एयर यानी ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज़ हीट, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। कि सर आपने तो बोला कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने की ज़रूरत है, तो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पर हीट पहुंचते ही वो सब्सटेंस आग पकड़ लेगी, ठीक है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इस बर्ड की भी एक लिमिटेड इग्निशन टेम्परेचर होगी, यानी कोई तो ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इसको हम हीट करते रहेंगे, इसको हीट करते रहेंगे, तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब ये इसका हीट जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा और इसमें आग लग जाएगी। तो हर एक मटेरियल की इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एक चार्ट दे रखा है, जैसे कि अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूँ तो इसका सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस, यानी सिर्फ 35 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे ही ये क्या हो जाएगा, बर्न करने स्टार्ट कर देगा। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल क्या लेगा, 245 डिग्री सेल्सियस लेगा। अगर मैं केरोसिन की बात करूँ तो केरोसिन क्या करेगा, 220 डिग्री सेल्सियस में ये क्या करेगा, बर्न करने लगेगा। डीजल की बात करें तो 210, और वुड की बात करें तो दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, व्हाट आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। आखिर ये दोनों सब्सटेंसेस होते क्या है। सबसे पहले तो ऐसे सब्सटेंस देखो, कंबसन से बना है कंबस्टिबल, वेरी सिंपल है। तो ऐसे जो भी सब्सटेंस जो कंबशन में पार्ट करते हैं, यानी टेक पार्ट करते हैं, यानी वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो जलते हैं, दैट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको हम फ्यूल्स भी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो नहीं जलते हैं, जो बर्न ही नहीं करते, उसको हम कहेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉक की बात करूं, ठीक है, रॉक क्या है, कंबस्टिबल है कि नॉन कंबस्टिबल है? ऑब्वियसली है, रॉक में कभी आग लग नहीं सकती, कभी वो लगती भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसको बोलेंगे भाई, जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और बहुत ईजिली वो क्या करेगा, फायर पकड़ लेगा, यानी आग पकड़ लेगा, और ये हमेशा एक फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, इसीलिए हमें इन लोगों को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में ही रखना पड़ता है। वाई डू वी से दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। आखिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी को एज अ फ्यूल वर्क करता है। देखो, तो जब हम खाना खाते हैं, हम फूड लेते हैं, तो वो फूड क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वो हमारे ब्लड में घुल जाता है, और वो हमें क्या देता है, हीट एंड एनर्जी देता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि फूड हमें हीट एंड एनर्जी नहीं देता है, तो ये गलत है। आपके बॉडी हमेशा जो हीट जनरेट कर रहा होता है वो भी आपके फूड के वजह से ही है। आपके बॉडी में जितनी एनर्जी है वो भी आपके फूड की वजह से ही है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अगर एक टीनेजर हो तो आप अच्छे से खाना खाओ, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपकी बॉडी क्या होती है, बढ़ रही होती है, डेवलप हो रही होती है। और इस समय अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी आने वाले समय में वीक हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन के आखिर कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबसन। जो पहला टाइप है वो है रैपिड कंबसन, ठीक है। तो रैपिड कंबसन में क्या होता है कि ये एक ऐसा कंबसन है जिसमें कोई भी गैस जो होता है वो बहुत ईजिली बर्न करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर मैं LPG की बात करूँ, ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलो या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलो, बात आपका बराबर है। यानी यहाँ पे देखो, एक गैस है जिसको हमने क्या किया है, हाई कंप्रेशर में डालकर, यानी हाईली कंप्रेस्ड कर कर हमने उसको लिक्विड बना दिया है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, चलो बता ही देता हूँ, समझ लो ध्यान से। कि जब हम कोई भी, मान लो ये जो है ये हमारा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मैं इसको इजीली समझा रहा हूँ, ये हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है।
ये हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसको अगर मैं एक कंटेनर में बंद कर दूं ऐसे करके तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस पूरे के पूरे फिगर से हम क्या देख सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ही टाइटली कंपैक्ट होते हैं और वो जल्दी हिलते नहीं हैं। और जब मॉलिक्यूल से नहीं हिलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपस में अपना शेप को तो बदल ही नहीं सकता, वो तो रिजिड होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, थोड़े से क्या हैं, थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और गैस की बात करें तो गैस के एक पार्टिकल के बीच में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हमने क्या किया, सपोज करो इसी गैस को हमने कंप्रेस किया चारों तरफ से। तो जब हम इसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, थोड़े थोड़े पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जब थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे तो ये किसका फॉर्म ले लेगा, लिक्विड का। तो इसीलिए जब भी किसी भी गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से क्या होता है, वो लिक्विड का फॉर्म ले लेता है। तो इसीलिए जो पेट्रोलियम गैस है, इस गैस को हमने क्या किया है, लिक्विड का फॉर्म ले लिया है। अब मैं आपको पूछूं कि एलपीजी में कौन से गैस का यूज होता है, तो वो होता है ब्यूटेन का। आपको ये बात ध्यान रखना है कि एलपीजी में हम ब्यूटेन गैस का यूज़ करते हैं। और ब्यूटेन जो होता है वो उसके पास नॉन ऑर्डरलेस गैस होता है, ये सॉरी इसको ऑर्डरलेस गैस बोलते हैं, यानी इसमें कोई स्मेल ही नहीं होता। ठीक है, अगर ब्यूटेन गैस लीक कर जाए कहीं से तो इंसान को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डरलेस गैस होता है, इसमें कोई ऑर्डर होता ही नहीं, इसमें कोई स्मेल होता ही नहीं है। तो अब आप पूछोगे कि सर जो हमारे सिलेंडर में जो गैस होता है वो जब लीक होता है तो हमें कैसे पता चलता है? तो बेटा उसमें ना क्या होता है, उसमें एक दूसरा गैस मिलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, तो इथाइल मरकैप्टन जो है वो सिर्फ इसीलिए मिलाया जाता है ताकि जब भी गैस लीक हो वो गैस की स्मेल हम तक पहुंचे और हमें पता चल जाए। वरना क्या होता, गैस लीक होता जा रहा है, हमें पता ही नहीं है और कोई ना कोई एक्सीडेंट हमारे घर में हो जाता। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस कंबसन। अब ये स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है, जरा इसको गौर से समझो कि कंबसन इन विच अ मटेरियल बर्स्ट इनटू फ्लेम सडनली विदाउट अप्लाइंग हीट, यानी हमने इसमें हीट दिया भी नहीं, ठीक है, और ये बर्न कर गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, इसको हम कोई हीट नहीं भी देंगे तो भी ये क्या कर जाएगा, ये बर्न करने लगेगा। ठीक है, अ स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोल डस्ट, ये कोल्ड लिखा गया यहाँ पे, इट विल बी कोल डस्ट, ऑफन कॉजेज एक्सीडेंटल फायर्स इन कोल माइंस। जैसे देखो ये कोल डस्ट देख रहे हो, ये है कोल डस्ट। तो ये कोल डस्ट क्या होता है, इसको कई बार जब जहाँ पे ये कोल माइंस होते हैं ना, वहाँ पे कोल डस्ट भी पाया जाता है, यानी कोयले का एक डस्ट होता है एक प्रकार से। कई बार स्पॉन्टेनियस कंबसन की वजह से कोल माइंस में आग लग जाती है। ठीक है, ये इतना खतरनाक होता है। नेक्स्ट है हीट फ्रॉम सन और लाइटिंग में ऑल्सो कॉज स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर, यानी लाइटिंग के वजह से या फिर अगर मैं बात करूँ हीट के वजह से क्या होता है कि कई बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है और ये भी स्पॉन्टेनियस होती है, यानी हम बाहर से इसको कोई हीट देते नहीं है। ठीक है, फिर भी। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। एक्सप्लोजन में क्या होगा कि एक मटेरियल क्या करेगा, बर्न करने लगेगा, बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा सडनली टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन में कोई भी मटेरियल जैसे उसको हम हीट एंड प्रेशर देंगे वो क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा। बस्ट करने का मतलब होता है फट जाना, तो वो फट जाएगा, लेकिन फटने के साथ साथ क्या देगा, वो हमें हीट एंड लाइट, ये दोनों चीज़ें वो देगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फायर क्रैकर्स, ये देखियो हम सभी दिवाली में उड़ाते हैं, शादियों में उड़ाते हैं, जब कोई अच्छा जश्न होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, फायर वर्क्स उड़ाते हैं। तो ये सारे हम लोग जो करते हैं ये किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंबशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, क्या क्या है मेरे साथ दोहराओ। द फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन, सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। नेक्स्ट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आखिर हम फायर को कंट्रोल कैसे करें, ऐसा हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि फायर हमारे कंट्रोल में आ जाए। ऐसा कहते हैं ना, फायर इज़ अ फ्रेंड एंड फो। अगर फायर को हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारा दोस्त है, लेकिन अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था कि आग लगने के लिए भी 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला हो जाता है फ्यूल, दूसरा हो जाता है ऑक्सीजन और तीसरा हो गया हीट। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो अगर हमने फ्यूल को हटा दिया वहाँ से
तो क्या होगा, कंबशन रुक जाएगा। अगर हमने ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दिया तो भी हमारा कंबशन रुक जाएगा। अगर हमने हीट को वहाँ तक पहुँचने से रोक दिया तो भी हमारा कंबशन रुक जाएगा और आग भी नहीं लगेगी। हाउ डज अ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क? एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है? तो देखो, एक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका काम ही यही होता है कि वो क्या करे, आग को वहाँ से बुझा दे। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। ये क्या करता है, चाहे तो देखो, ये अगर मान लो, सपोज करो मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, इसका दो में से कोई एक काम करता होगा। सबसे पहला, ये जो एयर है, सॉरी यहाँ पे जो आग लगी हुई है, इसके चारों ओर ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बना देगा। तो जैसे इसने कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बनाया, बाहर से कोई भी ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से एक जो ट्रैप है वो तो खत्म हो गया, दैट इज एयर सप्लाई। और जैसे एयर सप्लाई खत्म हुआ, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे कंबशन जो है वो रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये क्या करता है, इतना ठंडा होता है कार्बन डाइऑक्साइड कि ये टेम्परेचर को भी लो कर देता है। ठीक है। और इसके वजह से भी जो एयर मतलब आग लगी हुई है वो वहाँ पे बुझ जाती है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, आप सभी के स्कूल में भी ये कई बार दिखाया जाता है कि फायरमैन आते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आग हम लगने से बचा सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको हम किस तरीके से ये करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पास मेथड का हम यूज़ करते हैं, PASS, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। इसमें एक चेन होता है, उसको हम पुल करते हैं। उसके बाद हम एम करेंगे जहाँ पे फायर लगी हुई है, फिर हम उसको स्क्वीज करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे और उसका स्वीप कर देंगे, उसको वहाँ पे ऑन कर देंगे। इस तरीके से हम कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन शुड बी यूज और नॉट यूज वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी किस समय हमें वाटर का यूज़ करना है और किस समय हमें वाटर का यूज़ नहीं करना है आग को बुझाने में। जैसे कि देखो, when wood, paper and cloths are on fire, we can use water to extinguish them। यानी जब भी हम वुड की बात करें, क्लॉथ्स की बात करें, इन लोगों में अगर आग लग गई तो हम इजीली वाटर का यूज़ कर सकते हैं। हर जगह बेटा हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। वाटर क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है। यानी समझो कि कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल में आग क्यों लगी हुई है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा हुआ है। तो वाटर क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर से उस टेम्परेचर को बिलो कर देता है, उसको कम कर देता है, और इससे क्या होता है, आग लगने से बच जाती है। वी शुड नॉट यूज वाटर व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज ऑन फायर, यानी जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी स्विच बोर्ड हो या फिर घर के कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो जिसमें फायर लग गई है, आग लग गई है। ठीक है। तो इन केस तुम कभी भी गलती से भी वाटर का यूज़ मत करना उसको बुझाने में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वाटर से पास होती है, और इससे जो भी इंसान उस फायर को बुझा रहा होगा उसको शॉक लग सकती है। ठीक है। तो गलती से भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जब भी आग लगे तो कभी भी वाटर से उसको मत बुझाना। दूसरा हो जाता है जब कोई फायर ऑयल या पेट्रोल के वजह से लगता है। ठीक है। तो कभी भी ऑयल एंड पेट्रोल की वजह से आग लगती है तो उसको भी हम वाटर से नहीं बुझा सकते। पीछे का रीज़न क्या होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, और जहाँ जहाँ जिस जगह पर वो वाटर जाएगा उस जगह पर उसके ऊपर वो तेल में आग लगी होगी और वो उस जगह तक पहुँचा देगा, यानी स्प्रेड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि what should we do when electrical equipment or inflammable materials like petrol catch fire? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग जाए या कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आग लग जाए, जैसे कि पेट्रोल हो, डीजल हो, इसके वजह से अगर आग लग जाए तो हम करेंगे क्या। तो इस जगह पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो हेवी होता है ऑक्सीजन से, और वो क्या करता है, नीचे आके बैठ जाता है और उस पूरे मटेरियल को कवर कर देता है, किसके जैसा, एक ब्लैंकेट के जैसा, ताकि बाहर से कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई उस तक पहुंच ही ना सके। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो आग लगेगी नहीं, वो आग बुझ जाएगी। ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करता, इसीलिए ये सेफली हम इसको यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स एट हाई प्रेशर। ठीक। व्हेन इट इज रिलीज इट इमीडिएटली एक्सपैंड्स, कूल्स डाउन एंड एनवेलप्स द फायर, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। यानी जैसे ये निकलता है
ठीक है, वो इतना दबाव के साथ उसके अंदर रखा रहता है ना कि वो लिक्विड के फॉर्म में नजर आता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वो बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा होता है। और इतने ठंडे होने के बाद मतलब वजह से क्या होता है, वो इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, वन कैन ऑल्सो पोर ड्राई केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटेशियम कार्बोनेट ऑन द फायर एज दे ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर आपके घर में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हो और साथ साथ में पोटेशियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि फ्लेम क्या है। कंबशन तो हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट हमारा आता है फ्लेम का। क्या आखिर ये फ्लेम होता क्या है? देखो, फ्लेम एक हॉट ग्लोइंग बॉडी होता है, यानी जब भी कोई गैस जलती है तो वो क्या करती है, अपने चारों ओर एक फ्लेम क्रिएट करती है। वो कुछ ऐसा दिखेगा, इसको हम कहते हैं एक फ्लेम। ठीक है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, सम मटेरियल्स बर्न विथ फ्लेम एंड सम डू नॉट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ जलती हैं और कुछ मटेरियल्स में फ्लेम होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैंडल की बात करूं तो कैंडल जो होता है वो फ्लेम के साथ बर्न करता है, लेकिन मैग्नीशियम जब जलता है तो उसमें कोई फ्लेम ही नहीं निकलता। अ फ्लेम हैज 3 जोन्स। एक फ्लेम का 3 जोन होता है। वो कौन कौन होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक होता है आउटर जोन, दूसरा होता है मिडिल जोन एंड तीसरा होता है इनर मोस्ट जोन। ठीक है, जो इनर मोस्ट जोन होता है वो सबसे कम हीट वाला होता है, मिडिल जोन उससे थोड़ा ज़्यादा हीट वाला होगा और बाहर वाला जो जोन होगा वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहीं पे मैंने लिखा है कि इट इज़ ब्लू इन कलर एंड इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। आउटर मोस्ट जोन होता है वो ब्लू कलर का होता है। जो भी ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, चाहे मैं अगर गैस की बात करूं तो गैस स्टोव अगर आप जलाते हो घर पे या फिर आपकी मम्मा जलाती हैं तो आप कभी भी गैस के पास जाओ, उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि वो जो गैस है वो ब्लू ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है। ठीक है, तो जब ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, और इस वजह से वो जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। लेकिन जैसे ही उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलने लगती है वो फ्लेम ब्लू से क्या होने लगता है, धीरे धीरे येलो होने लगता है। तब ये समझ जाना कि जितना उस गैस की इफिशियंसी है वो इफिशियंसी घट गई। यानी जब उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा तो वो गैस क्या करेगा, अच्छे से बर्न नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, मिडिल जोन। मिडिल जोन क्या करता है, इट इज येलो इन कलर एंड इज मॉडरेटली हॉट इन दिस जोन। पार्शियल कंबशन टेक्स प्लेस, यानी अच्छे से जो गैस है वो सही से बर्न नहीं कर पाता है। किस जोन में, मिडिल जोन में। ये बिल्कुल वैसा ही है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब ये येलो हो जाता है। थर्ड है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और सबसे कम हॉट होता है। और यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर जो होता है वो कैंडल का हमको देखने को मिल जाएगा इस पार्ट में, जो अच्छे से जलता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना कि केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। यानी केरोसिन ऑयल और मॉल्टन वैक्स जो होता है, यानी पिघला हुआ वैक्स जो होता है वो वेपराइज तो कर जाता है विदाउट बर्न, ड्यूरिंग बर्निंग। जब बर्न होता है ना वो सीधा यानी सॉलिड से गैस डायरेक्ट सब्लिमेशन होने लगता है वहाँ पे। ठीक है, बट चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम और वेपराइज व्हेन इट बर्न्स। लेकिन जब चारकोल को हम बर्न करते हैं तो ये कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता और ये वेपराइज भी नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट, व्हाई डू गोल्ड स्मिथ्स ब्लो एट द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो कभी आपने अगर किसी भी सुनार के दुकान पर अगर आप गए होगे तो इस तरह का कोई इंसान आपको दिखेगा, वो सुनार गोल्ड स्मिथ, वो क्या करता है, ऐसे फूकता है। ठीक है, और फूकता भी कहाँ पे, एकदम आउटर मोस्ट पार्ट, वो कैंडल जो होता है उसके एकदम आउटर मोस्ट पार्ट पे। क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो कैंडल का वो सबसे क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसीलिए गोल्ड एंड सिल्वर को हाईएस्ट टेम्परेचर पे मेल्ट करने के लिए उसी फ्लेम की जरूरत पड़ती है, वो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बड़ी बात आ गई, इसको तो मुझे शुरू में बताना चाहिए था, मैं उसको अभी बता रहा हूँ। वो क्या है, दैट इज फ्यूल। आखिर फ्यूल होता क्या है, तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बर्न करने के बाद हमें क्या करता है, हीट देता है और साथ साथ में एनर्जी भी देता है। ध्यान रखना कि फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो बर्न करने के बाद हमें हीट भी देता है और साथ में हमें एनर्जी भी देता है। और इसका यूज़ हम अपने डोमेस्टिक वर्क में भी करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी करते हैं। जैसे अगर मैं फूड की बात करूँ, केरोसिन की बात करूँ, पेट्रोल की बात करूँ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फ्यूल्स हैं। सो व्हाट विल एन आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल लुक लाइक।
आखिर एक आइडियल फ्यूल क्या होता है या फिर एक गुड फ्यूल क्या होता है, कब हम कहें कि कोई फ्यूल हम लेकर आए हैं अपने घर पे तो वो फ्यूल एक आइडियल फ्यूल है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे उस फ्यूल को जज किया जाता है कि अगर वो पैरामीटर्स को वो सस्टेन करते हैं तो समझ जाओ कि वो क्या है, एक गुड टाइप ऑफ फ्यूल है। जैसे कि देखो, पहला, इसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, यानी ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए। ज़्यादा लो हो जाएगा तो भाई जल्दी जल जाएगा, और बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उसको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसके लिए जो हमारा अमाउंट है वो भी उसको ज़्यादा डालना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है कि कोई भी ये अनडिज़ायरेबल या पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस ना करे और पोल्यूशन भी क्रिएट ना करे। ऐसा फ्यूल जो ज़्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट करे, या बोलो तो कोई भी पॉइजनस या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े जलने के बाद। थर्ड है कि वो थोड़ा चीप हो, सस्ता हो और रेडिली अवेलेबल हो, यानी हर जगह पे मिल जाए। अब मिलेगा नहीं तो हम उसको आइडल कैसे कहेंगे, सस्ता ही नहीं होगा, बहुत महंगा फ्यूल होगा तो हम आइडल कैसे कहेंगे। हैज़ अ मॉडरेट रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी जब वो जल रहा हो तो बहुत फास्ट ना जले, आराम आराम से जले, मॉडरेट जले, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। इज ईजिली कंट्रोलेबल एंड ईजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, यानी उसको कंट्रोल करना भी आसान हो। अब ऐसा नहीं कि हम यूरेनियम को यहाँ पे डाल दें। अब भाई अगर हमने यूरेनियम को यहाँ पे डाल दिया ना तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे उसको, ध्यान रखना। बहुत जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ना उसमें यूरेनियम का हम यूज़ करते हैं, और यूरेनियम का यूज़ हम करते हैं एज अ फ्यूल, और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसको बहुत अजीब, मतलब अलग तरीके से, बहुत हाई लेवल की चीज़ें ये, अलग तरीके से उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। और एक फ्यूल, आइडल फ्यूल तब बनता है जब उसको हम ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सके, हैंडल करके रख सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम से कम हो। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे हमारे पास जिस पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कोई भी फ्यूल आइडल है या नहीं है। नेक्स्ट, आखिर ये फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है। तो बेटा फ्यूल इफिशियंसी को बताने से पहले मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला आप ये जान लो, टाइम एफिशिएंट, ठीक है, एक वर्ड आएगा आपका टाइम एफिशिएंट, एक आएगा आपका एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है, एक आएगा आपका मनी एफिशिएंट, ठीक है। तो टाइम एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एनर्जी और मनी एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हम ध्यान से समझो। जिस भी वर्ड के बाद आपका एफिशिएंट लग गया, समझ जाओ वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को कम कंज्यूम करेगा और ज़्यादा हमें बेनिफिट देगा, समझ लो। तो टाइम एफिशिएंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कम टाइम ले और हमें ज़्यादा बेनिफिट दे उससे। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब जो कम एनर्जी खींचे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे हमें। मनी एफिशिएंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कम से कम पैसे में आ जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट दे जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्यूल एफिशिएंट है, कोई भी डिवाइस है वो फ्यूल एफिशिएंट है। तो अगर आपसे बोल दिया गया कि ये जो मोटरसाइकिल है वो फ्यूल एफिशिएंट है, ये जो कार है वो फ्यूल एफिशिएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कार या वो मोटरसाइकिल क्या करेगा, कम से कम फ्यूल कंज्यूम करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, बेनिफिट देगा। तो देखो मैंने लिख रखा है कि द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है जरा उसको देखते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो 1 kg फ्यूल को बर्न करने के बाद रिलीज होता है। यानी आप समझो कि आपने कोई 1 kg का फ्यूल खरीदा है, ठीक है, उस 1 kg फ्यूल के वजह से जितना अमाउंट ऑफ हीट आपका वहाँ से रिलीज हो रहा है, समझ जाओ वो क्या है, आपका कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आपने ले लिया, कोई भी फ्यूल खरीद लिया, उस 1 kg फ्यूल को आप बर्न तो करोगे ना, तो जब 1 kg फ्यूल को बर्न करोगे तो उससे जो भी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा वो उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। और कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे जज करते हैं, हम जज करते हैं किलो जूल पर केजी, यानी के स्मॉल, जे कैपिटल, फिर के स्मॉल और जी भी स्मॉल, किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स। अब ये हट क्यों नहीं रहा, हाँ देखो कुछ चार्ट आपके पास यहाँ रखा हुआ है। जैसे काउ डंग केक की अगर मैं बात करूँ कैलोरीफिक वैल्यू की, वो 6000 to 8000 होता है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बायोगैस की बात करूँ तो देखो 35000 to 40000। तो ये क्या कर रहा है, इतना हीट रिलीज कर रहा है। हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी 1,50,000 किलो जूल पर केजी
कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू लुक एट द टेबल, अगर हम इस टेबल को देखें तो हाइड्रोजन सीम्स टू बी द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल, है ना, फॉलोड बाय एलपीजी। एलपीजी के बाद अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद देखें तो एलपीजी। सीएनजी एंड मीथेन कम नेक्स्ट, क्लोजली फॉलोड बाय केरोसिन, डीजल एंड बायोगैस। काउ डंग केक्स सीम टू बी द लीस्ट एफिशिएंट फ्यूल एयर, यानी अगर हम काउ डंग को बर्न कर रहे हैं तो वो सबसे कम हमें क्या करेगा, कैलोरीफिक वैल्यू देने वाला है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है तो वो सबसे कम फ्यूल एफिशिएंट होता है, यानी थोड़ा सा काम करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा काउ डंग केक की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फ्यूल। आखिर हम फ्यूल के कुछ कॉमन यूजेस क्या क्या हैं, जैसे कि देखो गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन हम पेट्रोल को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो गैसोलीन का हम यूज़ करते हैं किस लिए, हम कार्स में यूज़ करते हैं, स्कूटर में यूज़ करते हैं, दूसरे व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, हर दिन यूज़ करते हैं, देखो, ठीक है। नेचुरल गैस इज यूज इन हीटिंग सिस्टम, वाटर हीटर्स, ड्रायर्स एंड स्टोव्स। जैसे कि स्टोव में भी हम लोग सीएनजी का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, सीएनजी का फुल फॉर्म ही तो होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, तो वो बन गया सीएनजी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं बोल दिया, ये नहीं, ये तो गैस हो गई, तो एलपीजी है। जो हमारा स्कूटर बोल रहा हूँ, जो हमारे कार्स वगैरह होते हैं उसमें सीएनजी होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, फ्लो में निकल गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड इन मेकिंग सेवरल थिंग्स दैट वी यूज एवरी डे। कोल जो होता है वो प्राइमरी फॉसिल फ्यूल होता है जिसका बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो इस तरह का जहां भी आपको दिखेगा थर्मल पावर प्लांट, यानी जितनी भी एनटीपीसी होती है, सारे एनटीपीसी में हम क्या यूज़ करते हैं, हम कोल का यूज़ करते हैं या अलग तरह के फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हीट को जनरेट करके फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो इस पूरे टाइप्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा लिक्विड फ्यूल, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम, वो हमारा लिक्विड फ्यूल है। सिर्फ पेट्रोलियम नहीं बल्कि डीजल भी है, केरोसिन भी है। सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करें तो सॉलिड फ्यूल में आपका फायरवुड आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, ठीक है, और डंग केक्स भी आ जाएगा, टैलो, पिस्टल एंड अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक। पैराफिन वैक्स का भी यूज़ हम कर सकते हैं, कैम्फर का भी यूज़ कर सकते हैं। गैसेस फ्यूल में अगर मैं बात करूं तो गैसेस फ्यूल में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो होता है एलपीजी का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। अगर हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो क्या इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ भैया होते हैं ना। वो क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या रिलीज करते हैं, ये ऐश रिलीज करते हैं। ऐश का मतलब क्या होता है, ऐश का मतलब बेटा होता है राख, ठीक है, ये राख रिलीज करते हैं। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के जो बर्न नहीं होते, और ये सारे के सारे कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, एयर में। जिसके वजह से क्या होता है, किसी भी इंसान को रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, जैसे कि एज्मा, इसको हिंदी में अस्थमा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं एज्मा, यानी सांस लेने की प्रॉब्लम, ठीक है। दिस फाइन पार्टिकल्स आर रिफर्ड टू एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एसपीएम का, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये वो मैटर्स होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जो बर्न नहीं होते अच्छे से, और जिसके वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रिएट होती हैं। सेकेंड, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी फ्यूल का, जैसे कि कोल हो, गैसोलीन हो गया, अदर फॉसिल फ्यूल का, तो ये क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। समझ रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है और ये लोगों को भी मार देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतना ज़्यादा ये पॉइजनस है कि इसके वजह से किसी इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो गाँव में लोग क्या करते हैं, अक्सर कोयले को जलाकर घर के अंदर लेके चले जाते हैं ठंड के दिनों में, ताकि वो उस रूम को हीट रखे, वो उनको हीट रखे, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर वो चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे क्योंकि ठंडी हवा ना आए, और वो कोल जलाकर रखेंगे, तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे घर पे भर जाएगा। अब घर में भर गया तो क्या होगा, उस इंसान की डेथ हो जाएगी कि नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी कि नहीं उस रूम में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये बर्न होते हैं ना फॉसिल फ्यूल, या फिर जो फ्यूल बर्न होते हैं, अगर इसको अच्छे से ऑक्सीजन ना मिले तो ये किस में बदल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन इन आवर ब्लड टू फॉर्म कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब यही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये हमारे ब्लड के साथ घुल जाता है, मिल जाता है, और उसके बाद ये कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन क्रिएट करता है हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर, रेंडर्स इट इनकैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ब्लड। और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो हमारे पूरे ब्लड में घुला हुआ रहता है उसको वो घुलने से बंद कर देगा, या फिर बोलो तो पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का वो होने से रोक देगा। दिस फ्यूल्स ऑल्सो रिलीज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स मैनी ऑफ विच आर कार्सिनोजेनिक यानी कॉजेज कैंसर एंड पोज सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स। तो इस तरीके से अगर हम फ्यूल को अच्छे तरीके से बर्न ना करें तो हमें बहुत प्रकार से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, स्पेशली हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग। थर्ड है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है तो ये क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है, कर देता है। यानी मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जब बर्न होते हैं ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जब हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, हमारे नेचर में जाता है, तो ये क्या करेगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। ठीक, ऊपर से हम इंसान क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और हम खुद ही क्या कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक, और इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम से कम एब्जॉर्ब हो पाएगा। ट्रीज का काम क्या होता है, ट्रीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। अब ट्रीज को हम दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं। यानी सोचो आपके घर पे कोई एक ऐसा सामान है जो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को कम कर रहा है। अब उसी सामान को घर से निकाल दो तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा ना। और इसी के वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, इसी के वजह से क्रिएट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, जब हम कोई भी कोल को या कोई भी डीजल को बर्न करते हैं तो ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। ठीक है, SiO2 नहीं, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, SO2। ठीक है, ये क्या कर रहा है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से हमारे नोज में, हमारे आईज में और साथ साथ में हमारे ये जहाँ से हम सांस लेते हैं, चाहे हम माउथ की बात करें या नोज़ की बात करें, इन सभी जगहों पर एक इरिटेशन से क्रिएट होने लगती है, एक जलन होने लगती है हमें। और इसके वजह से हम जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेथ्स बहुत कम लेने लगते हैं, यानी सांस की कमी हमारे बॉडी में होने लगती है। इससे बहुत तरह की चीज़ें क्रिएट हो सकती है। पेट्रोल इंजन रिलीज गैस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो भी पेट्रोल इंजन्स होती है गाड़ी में वो क्या करती है, नाइट्रोजन क्रिएट करती है। These sulfur and nitrogen oxides dissolve in rain water to form rain acid and cause acid rain। और यही जो कंपनियों से जो निकलती है ना स्मोक, इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, ऊपर जा रहा है और वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर लिया। तो क्लाउड जो है वो खुद बना हुआ है केमिकल्स का। तो वो क्लाउड जब ठंडा होकर नीचे बरसेगा तो क्या बरसेगा, केमिकल ही बरसेगा ना। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह, जैसे कोलकाता की मैं बात करूँ तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा एसिड रेन होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक निकलेगा, ज़्यादा स्मोक निकलेगा तो ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा वहाँ पे। तो उसी के वजह से रेन जो होता है वो पूरा का पूरा एसिड हो जाता है, और ऐसे रेन में हमें भीगने से बचना चाहिए। अब बहुत बड़ी बात आती है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखो, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा है प्यारा सा एटमॉस्फेयर। अब होता क्या है कि ये सन है, ठीक, तो सन क्या कर रहा है, हमारे अर्थ को दो चीज़ दे रहा है, एक हीट दे रहा है और दूसरा एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो सन से आने वाले सारे हीट को हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक, सपोज करो कि 100% हीट में से 80% हीट को वो क्या कर रहा है, अंदर एंटर करने दे रहा है, और 20% हीट को वो बाहर ही रख दे रहा है। ठीक, तो अब होगा क्या, ध्यान से समझना, हमारा जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, रिलीज कर रहा है। अब इसका तो काम है रिलीज करना, ये तो एनर्जी रिलीज ही कर रहा है। ऊपर से एक तो सन से हमारे अर्थ के अंदर हीट आ रहा है, दूसरा हम जो फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं उस फ्यूल के यूज़ करने के कारण ये अर्थ से जो हीट निकलना चाहिए जितना अमाउंट में, वो पूरा का पूरा निकल नहीं पाता।
क्लियरली इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। हीट हमारे अर्थ से मान लो 100% निकला, तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर 100% हीट को बाहर निकलने जाने देगा तो हमारी पृथ्वी तो पूरी ठंडी हो जाएगी ना। समझ रहे हो ना? जितना पैसा आ रहा उतना पैसा निकल जा रहा, बचा क्या? ज़ीरो। तो वैसे अगर हीट जितना हमारा अर्थ रिलीज करता है, सारे हीट को अगर वो बाहर निकलने दे देगा हमारा एटमॉस्फेयर, तो बचेगा क्या? अर्थ ठंडी हो जाएगी। तो इसीलिए वो सारे हीट को निकलने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल 80% हीट को वो रख लेता है और 20% हीट को वो रिलीज कर दे रहा है। तो 80% हीट तो ऑलरेडी हमारा अर्थ रिलीज कर ही रहा है, ऊपर से हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं और फ्यूल के बर्न होने से ये हीट बढ़कर और ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा अर्थ जो है वो और गर्म होता जा रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हो रहे हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, सी हैं, यानी ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं और सी का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? राइज होते जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ये ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ है, ठीक। और डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये जो इतना रिलीज हो रहा है इससे हमारे ओजोन लेयर को भी खतरा हो रहा है, और इसी के वजह से जो हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, एसिड रेन क्या होता है जरा देखते हैं। एसिड रेन जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिंपल वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ा डिटेल में डाला हुआ है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लो। नेक्स्ट है, वाई डू वी नॉट बर्न वुड एनीमोर। आजकल हम वुड क्यों नहीं बर्न करते? पहले तो हम वुड से ही खाना बनाते थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, खाना बनाने में वुड का यूज़ करते थे। आजकल क्यों नहीं करते? इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहली बात तो वुड है वो इजीली अवेलेबल तो हो ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। और दूसरी बात, वुड हमें मिलती कहाँ से? वुड हमें मिलती है ट्रीज से, है ना। तो जब ट्रीज से वुड मिलती है तो हमें वुड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्री को काटना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है? पेड़ को काटने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, इससे क्या होगा, और हमारे अर्थ में ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आजकल हम एलपीजी का या कोल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोल भी नहीं, एलपीजी ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाई शुड वी यूज सीएनजी एज ऑटोमोबाइल फ्यूल्स। आखिर सीएनजी का यूज़ हम ऑटोमोबाइल फ्यूल में क्यों करते हैं भाई? बहुत सिंपल है कि सीएनजी जो है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या होता है, बड़ा ही क्लीनर फ्यूल होता है और ये बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स में आजकल, आप दिल्ली में चले जाओ, कोलकाता में चले जाओ, बड़े बड़े जगह पे वो सीएनजी का यूज़ करते हैं। अगर फ्यूल को हम बचा के कैसे रखें? तो फ्यूल को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला, जब हम खाना बना रहे हों तो हमें सारी चीज़ों को एक ही साथ लेके बैठना चाहिए, ताकि जो अनवांटेड गैस है वो ज़्यादा बर्न ना हो। जितना अमाउंट ऑफ जलना चाहिए गैस उतना ही जले, ठीक है। दूसरा, हमें जब हम स्कूटर चला रहे हों, स्कूटी चला रहे हों, बाइक चला रहे हों, कार चला रहे हो, तो हमें उसके एयर प्रेशर को, यानी जो व्हील्स होते हैं उसमें जो टायर्स होता है, ट्यूब होता है, उसका एयर प्रेशर को हमें कंटिन्यूसली रेगुलरली मॉनिटर करवाना चाहिए, ताकि क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली बना रहे। कम एयर होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट सरफेस क्रिएट करेगा और फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। थर्ड वन, कि छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए हमें मोटर बाइक्स या कार्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें चलकर ही जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या यूज़ करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो आपका कंबसन एंड फ्लेम यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने इस पूरे के पूरे वीडियो से, पूरे के पूरे टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और मैं आप लोगों को समझाने में बिल्कुल कैपेबल हुआ हूँगा, आई होप। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि क्या आपको समझ आई या नहीं आई, और फिर आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग StudyNet, and wish you all the best for your examination.